हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। जैसे कि आपको पता है हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम बात करेंगे न्यू चैप्टर के बारे में। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है उपसहसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स को। देखो, अगर हम बात करें उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा अकार्बनिक यौगिक होता है वो आपका 3 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहला उसमें पाया जाता है साधारण लवण, दूसरा जो इसमें पाया जाता है वो है द्विक लवण, और जो तीसरा इसमें पाया जाता है वो है आपका उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट उपसहसंयोजक यौगिक पर है, लेकिन सबसे पहले आपको जनरल जो ये बातें हैं पता होनी जरूरी है। तो बात करेंगे सबसे पहले साधारण लवण के बारे में। देखो, साधारण लवण से क्या तात्पर्य है? साधारण लवण वे लवण जो बहुत ही आसानी से आयनित हो जाते हैं। आयनित होने का मतलब है कि प्लस माइनस चार्ज में बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं साधारण लवण। क्लियर बात? अब बात आती है साधारण लवण, तो बिल्कुल सिंपल से नाम है। देखो, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। धनायन व ऋणायन से मिलकर बनते हैं, उसे अपने साधारण लवण कहते हैं। यह जल में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, मतलब अगर आप साधारण लवण को जल में डालोगे तो पूरी तरीके से आयनों में टूट जाएगा, यानी प्लस माइनस में टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास है NaCl। जब NaCl को अपने जल में आयनित करते हैं यानी जल में घोलते हैं तो वहां पे आपको Na+ और Cl- के रूप में टूटा हुआ मिलता है। देखो, इसका जो अपने बोल सकते हैं कि आप बोलोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि जो NaCl को आपने जल में घोला है वो आपका Na+ में और Cl- में टूट जाएगा। तो इसका प्रूफ ये है कि अगर मान लो आपके पास जल है, आपने एक पात्र में जल ले रखा है और उस जल में आपने NaCl घोल दिया। NaCl घोलने के बाद जब आप उसमें इलेक्ट्रोड लगाते हो एनोड और कैथोड के रूप में, तो उन इलेक्ट्रोडों को जब आप बैटरी से जोड़ देते हो तो बैटरी से जोड़ने के बाद उनमें विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। आपको मैंने बता रखा है कि विद्युत धारा प्रवाह के लिए 2-3 कंडीशन होना बहुत जरूरी है। एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का पाया जाना और एक मुक्त आयन का पाया जाना, ये दोनों जरूरी है विद्युत धारा प्रवाह के लिए। अगर इन दोनों कंडीशनों में से कोई एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगा ना तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कभी नहीं होगा। देखो, एक चीज और याद रखना, जब हम बात करते हैं NaCl के बारे में, यानी इसकी बात कर रहे हैं जब ये आपका ठोस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में है, यानी आप जैसे नमक की बात करते हैं, आप सभी जानते हो हम जो साधारण नमक यूज करते हैं डेली यूजेस में भोजन के रूप में, तो वहां पर हमारे पास क्या होता है? NaCl होता है ना। NaCl को अगर मान लो आपने सीधे रख दिया, जैसे मान लो जो नमक का डिब्बा है उसकी बात कर लेते हैं कि नमक का डिब्बा जो है ना वो आपने ले लिया और उसमें आपने लगा दिया एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड। अगर आप एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड लगाकर दोनों को जोड़ते हो बैटरी से और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह शुरू करते हो तो आप पाओगे कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन है यहाँ पर NaCl जो है ना वो सॉलिड स्टेट में है, यानी ठोस अवस्था में है। जब ये सॉलिड स्टेट में होगा यानी ठोस अवस्था में होगा तो यानी ये अभी तक ये आयनित नहीं हुआ, प्लस माइनस चार्ज में नहीं टूटा। अगर ये प्लस माइनस चार्ज में नहीं टूटा, सॉलिड स्टेट में है, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कभी भी नहीं होगा। आप कितना जोर लगा लो, एडी चोटी का जोर लगा लो, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। विद्युत धारा प्रवाह के लिए 2 कंडीशन बहुत जरूरी है कि उसमें या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाए या फिर उसमें मुक्त आयन पाए जाए। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर टॉपिक पे आते हैं। मैंने कहा कि NaCl जो है ना वो आपका साधारण लवण है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको जल में डालेंगे और उसको घोलेंगे तो हमें Na+ और Cl- आयनों के रूप में टूटा हुआ मिल जाता है। और इसका प्रमाण ये है कि एनोड कैथोड लगाकर अगर हम बैटरी जोड़ देंगे तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा, जो ये बताता है कि NaCl जो है प्लस माइनस में टूट चुका है। ऐसे ही अपने दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं MgCl2। MgCl2 के अंदर क्या होता है? Mg+2 और 2Cl- के रूप में है, ये भी आयनों में टूटता है, इससे भी साधारण लवण कहा जाता है। Al2SO4 की 3 की बात करें तो आपका Al जो है वो प्लस के रूप में टूट जाएगा, SO4 जो है वो माइनस के रूप में टूट जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके लवण होते हैं जो सीधे नॉर्मली प्लस माइनस में टूट जाए उन्हें हम साधारण लवण कहते हैं। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बात आती है कि द्विक लवण किसे
किसे कहते हैं? द्विक लवण किसे कहते हैं? जब दो साधारण लवण आपस में जुड़ जाते हैं। देखो द्विक लवण नाम से क्या लग रहा है, दो लवण आपस में जुड़ चुके हैं। जब दो साधारण लवण आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे हम द्विक लवण कहते हैं। यहाँ पे देखो दो साधारण लवणों से मिलकर द्विक लवण बनता है। देखो द्विक लवण की भी अगर हम बात करें ना, तो द्विक लवण भी क्या है, एक प्रकार का लवण है जो प्लस माइनस में टूटेगा। साधारण लवण प्लस माइनस में टूट रहा था, द्विक लवण में अब दो साधारण लवण आ चुके हैं तो वो भी तो प्लस माइनस में टूटेंगे ना। अगर कोई चीज प्लस माइनस में टूट रहा है, इट मीन्स ये जल में क्या है, घुलनशील है। समझ आई बात? तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, जल में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं फिटकरी। फिटकरी को अपने क्या बोलते हैं, पोटाशियम। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना है। फिटकरी को क्या कहा जाता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ पोटाश एलम। देखो पोटाश एलम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 की 3.24H2O। अब आप देख सकते हो K2SO4 के अंदर K प्लस SO4 -2 में टूट जाएगा। Al2SO4 3 के अंदर भी Al और जो है SO4 वो भी माइनस जो है प्लस माइनस में टूट जाएगा। और जो आपका जल होता है वो भी तो आपका आयनित हो जाते हैं ना। हम तो वैसे बात करें कि जल में देखो यहाँ पर जो जल है ना, एक चीज याद रखना, यहाँ पर जो जल होता है ना, इसे हम क्रिस्टलीकृत जल बोलते हैं, क्रिस्टलन जल बोलते हैं। ठीक है, ये वो वाला जल नहीं है कि जैसे मान लो हमने एक गिलास पानी ले लिया और उस पानी के अंदर अगर हम इसको घोल रहे हैं, वैसा जल नहीं है। जो फिटकरी होता है ना, फिटकरी के अंदर जो होते हैं एक समान अनुपात में जल के अणु मिले होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते लेकिन उसके अंदर ही जल के अणु मिले होते हैं, उसको हम क्रिस्टलीकृत यानी क्रिस्टलन जल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 24H2O है ये क्रिस्टलन जल का काम कर रहा है। K2SO4 ये भी आयन में टूट रहा है, Al2SO4 की 3 ये भी आयन में टूट रहा है। आप अगर देखोगे तो ये एक साधारण लवण है, ये एक और साधारण लवण है। जब दो साधारण लवण आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे, द्विक लवण बन जाएगा। क्लियर बात? अब जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में। तो उपसहसंयोजक यौगिक की अगर हम बात करें तो ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसकी संरचना जो है ना वो थोड़ी सी अलग है इनसे। कैसे अलग है देखना, ये आपका है एक उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ दो बेसिक बातें बता दूं, फिर उसके बाद हम डिटेल से इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर उपसहसंयोजक यौगिक जो होता है ना, उसमें क्या होता है, एक तो आपका क्या होता है, एक ये जो है ना इसको अपने बोलते हैं संकुल यौगिक। इस पूरे को अपने क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक बोलते हैं। ठीक है, इस संकुल यौगिक में क्या होता है, एक आपका धनायन होता है, एक आपका ऋणायन होता है। हो सकता है कि कई बार धनायन जो है वो आपका आपके इस ये जो कोष्टक आपको दिख रहा है कोष्टक के बाहर हो, और हो सकता है कई बार ऋणायन आपके कोष्टक के बाहर होगा। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे जब हम इसका नामकरण पढ़ेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम नामकरण पढ़ेंगे ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि इनके IUPAC नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले सामान्य बातें करते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक के सामान्य गुणधर्म की अगर बात करें तो ये जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। जल में पूर्ण रूप से आयनित क्यों नहीं होते? देखो जो ब्रैकेट के बाहर आपको दिख रहा है ना, ये क्या होता है, आराम से आयनित हो जाता है, मतलब ये प्लस के रूप में आराम से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो कोष्टक के अंदर है ना वो जल में नहीं घुलेगा। इस कारण से इसे क्या बोलते हैं, जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। प्लस वाला तो अलग हो गया लेकिन माइनस वाला तो अलग नहीं हुआ ना। यहाँ पे Cn क्या है, माइनस है, ये अलग तो नहीं हुआ। आप देखोगे जब आप इसको तोड़ोगे ना तो ये प्लस के रूप में अलग टूट गया, ये आपका पूरा संकुल आपको अलग मिलेगा। क्लियर बात? तो मैं बोल सकती हूँ ये पूरी तरीके से आयनों में नहीं टूटता, इसे हम उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास संकुल बन रहा है, यानी जो कोष्टक के अंदर हम पढ़ते हैं, उसमें जो हमारे पास मुख्य धातु होता है ना उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन बोलते हैं। ठीक है, नाम याद रख लेना। जो यहाँ पर आपके पास धातु है, Fe भी हो सकता है, CO भी हो सकता है, Cr भी हो सकता है, जितने भी धातु है वो यहाँ पे लगभग यूज होते हैं। तो यहाँ पर जो Fe होगा इसे हम क्या बोल रहे हैं, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। और इसके साथ जो आपके जुड़े हुए हैं उन्हें हम लिगैंड बोलते हैं। ये जो आपके लिगैंड होते हैं ये आपके ऋणायन भी हो सकते हैं, ये आपके उदासीन भी हो सकते हैं।
यानी ये आपके नेगेटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं और ये ऐसे भी हो सकते हैं जिन पे किसी प्रकार का आवेश नहीं होगा। हम इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। आई थिंक ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब इसके बारे में जब डिटेल से पढ़ने लगेंगे कि क्वेश्चन ही यहीं से बनेंगे, तो बेसिक बातें तो मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, तो ये हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब हम बात करेंगे उपसहसंयोजक यौगिक की डेफिनेशन के बारे में और इसमें कितनी प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं। देखो, उपसहसंयोजक यौगिक, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उपसहसंयोजक बंध कैसे बनता है। बंधों से ही तो यौगिक बनेगा। अगर आपके उपसहसंयोजक बंध बनेंगे, कई सारे उपसहसंयोजक बंध बनके एक संकुल का निर्माण करेंगे, तभी तो उपसहसंयोजक यौगिक बनेगा। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि उपसहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझना, मान लो कि आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है। आपको पता है कि जो नाइट्रोजन होता है, इसके बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 5। ठीक है, तो इस तरीके से इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। आपको पता है जो अमोनिया का फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, NH3। NH3 का मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होता है ना, वो 3 हाइड्रोजन के साथ सह संयोजक बंध बनाता है। यानी 3 हाइड्रोजन जो है इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। देखो, आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक धातु जो होता है ना, अष्टक के नियम को फॉलो करते हैं स्थायी रहने के लिए। प्रत्येक परमाणु, धातु हो चाहे अधातु हो चाहे कुछ भी हो, प्रत्येक परमाणु क्या होते हैं, अष्टक के नियम के अकॉर्डिंग खुद को संतुलित करने का काम करते हैं। और अष्टक का नियम जो होता है वो इस तरीके से होता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो क्रम होता है वो होता है 2 8 8 8। देखो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपका कोई परमाणु है उसमें 4 कक्षक होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं नॉर्मली। कुछ बेसिक बातें बता रही हूँ, ध्यान से समझना। मान लो कि मैं आपके पास क्या है, 4 कक्षक है। आपके पास 4 कक्षक होते हैं ना, K L M और एक होता है आपका N, इस तरीके से। अब इन 4 कक्षकों के अंदर आपको पता है, अगर मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए ना, तो ये स्थायी है। अगर मैंने सेकंड कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए ना, तो ये स्थायी है। अगर मैंने थर्ड कक्षक में भी 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो ये स्थायी है। फोर्थ में भी 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो स्थायी है। कहने का मतलब है कि अष्टक का नियम क्या कहता है, 2 8 8 8। यानी आंतरिक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो स्थायी होगा। उसके बाद वाले कक्षकों में 8 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्थायी होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉनों का स्थायीकरण कैसे करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन देके करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन लेके करते हैं, ये आपको पता है। अब आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है ना, वो आता है 1 नंबर पे। सभी को पता है, आपके पूरे आवर्त सारणी के अंदर हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पे। अगर हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो अगर हम हाइड्रोजन का परमाणु कक्षक बनाएंगे तो हाइड्रोजन के परमाणु कक्षक में क्या होगा, देखो पहले यहाँ पर अपने किसका बनाते हैं, हमें परमाणु कक्षक हाइड्रोजन का। जो हाइड्रोजन होता है वो कितने नंबर पे आता है, आपका 1 नंबर पे आता है। ठीक है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो, जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ये सब आपको पता है। चलो अब अपने बात करते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु कक्षक के बारे में। तो हाइड्रोजन का परमाणु कक्षक क्या होगा, ये आपका नाभिक है, ये आपका हो जाएगा इसका परमाणु कक्षक। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फील ही नहीं कर सकते। अब बात आती है कि अष्टक का नियम क्या कहता है। अष्टक का नियम कहता है 2 8 8 8। यानी अगर प्रथम कक्षक की बात करें, आंतरिक कक्षक की बात करें, जिसे अपने K बोल रहे थे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए तभी वो स्थायी होगा। N में आपका कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। M में भी 8 होने चाहिए और N में भी 8 होने चाहिए, ये आपको पता है। अब बात आती है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन स्थायी कब होगा, जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या करता है, ये आपका बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन वाले किसी भी परमाणु के साथ जाके एक और इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना लेता है, सहसंयोजक बंध बना लेता है। समझ आ रही है बात। ऐसी अगर अपने नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आता है आपका 7 नंबर पे। पता है आपको, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आ रहा है। इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन कितने पाए जा रहे हैं भाई, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। और अगर मैं इसके परमाणु कक्षक की बात करूं तो इसके परमाणु कक्षक में देखो, ये हो गया नाभिक, आंतरिक कक्षक में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन जो स्टेबल है,
इसके बाद जो सेकंड कक्षक होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7 में से 2 आप पहले वाले में भर चुके हो, तो दूसरे वाले में कितने होंगे, ऑब्वियस सी बात है 5 होंगे। यहाँ पे आपने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉनों को आपने इस तरीके से भरना है। ये तो मैंने वैसे आपको समझा दिया 8 8 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अष्टक का नियम कहता है कि द्वितीय कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है ताकि ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सके, तो 5 में से अगर आप 3 जोड़ोगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। यानी बाहर से क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी इसके पास अष्टक के नियम को फॉलो करके स्थायी होगा, और हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इससे ये क्या हो जाएगा, स्थायी होगा। यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब जो हम अमोनिया पढ़ते हैं, देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपकी एक ही चीज क्लियर रहे। अब देखो इसमें क्या होता है, ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब बात आती है कि जो आपके पास अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता का निर्धारण करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षक में कितने थे, 5 थे, आंतरिक कक्षक में 2 थे, वो तो स्टेबल थे इसलिए वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वो किसी के साथ बंध नहीं बना रहा, ठीक है। अभी नाइट्रोजन के साथ बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, ये आपके पास 3 हाइड्रोजन भी है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है ना, तो एक नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन के साथ। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इस नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करता है, मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देकर साझा करता है और नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देकर साझा करता है, इसलिए इसे अपने क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड। यानी अब हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग देखें तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक तो इसके पास था, दूसरा इसने सहसंयोजक बॉन्ड के दौरान अपने पास एक ले लिया, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी अष्टक को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो एक तो इसने बॉन्ड बना लिया इस हाइड्रोजन के साथ, दूसरा सहसंयोजक बॉन्ड बनाएगा ये इस हाइड्रोजन के साथ, और तीसरा सहसंयोजक बॉन्ड बनाएगा ये इस हाइड्रोजन के साथ। अब इस तरीके से आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन जो है वो भी अष्टक के नियम को फॉलो कर रहा है, यानी नाइट्रोजन भी जो है अब पूरी तरीके से क्या हो चुका है, स्थायी हो चुका है, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर बच गया इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। देखो जब एक इलेक्ट्रॉन होता है ना तो उसे हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है ना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक युग्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लो कि आपके पास कोई हाइड्रोजन है जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उस टाइम ये जो नाइट्रोजन है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा, इस तरीके से। अब ये जो तीर का निशान देख रहे हो इसे हम बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। इस तीर के निशान को अपने क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हमारा कौन सा बंध होता है भाई, ये हमारा होता है उपसहसंयोजक बंध, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या बनता है, उपसहसंयोजक बंध बनता है। पहली बात आपको समझ आ गया होगा कि उपसहसंयोजक बंध कैसे बन रहा है। नाइट्रोजन जो है इसने इन 3 हाइड्रोजन के साथ साझा करके अष्टक को पूरा कर लिया, प्रत्येक हाइड्रोजन ने भी नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करके अष्टक को पूरा कर लिया, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बच गया। अब ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का यूज नाइट्रोजन कैसे करता है, तो ये क्या करता है, किसी ऐसे प्रोटॉन को यानी ऐसे परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन देता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लेने का काम वही करेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, देने का काम वही करेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म था, ठीक है। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन जो है दोनों किसको दे दिए, हाइड्रोजन को दे दिए। अब एक चीज और ध्यान में रखना, यहाँ पे जो उपसहसंयोजक बंध बनता है ना, इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता तो है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो लेके साइड भी हो सकता है, यानी पूरी तरीके से नहीं देता। समझ आ गई बात।
फिलहाल आप इतना समझो कि उपसहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, जब किसी परमाणु द्वारा अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी ऐसे परमाणु को दे देना जिसके पास इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो, और जो इस तरीके से स्थिर बनता है ना, उसे अपने उपसहसंयोजक बंध से पहचानते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये तो समझ आ गया होगा कि उपसहसंयोजक बंध कहते किसे हैं। अब बात आती है, देखो अब बात क्या आती है, अब बात आती है कि उपसहसंयोजक बंध तो पता लग गया आपको, उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर इस तरीके से CONH3 की 6, ठीक है, तो यहाँ पे जो CONH3 की 6 है ना, यहाँ पे क्या होता है कि ये तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 3Cl Cl3 आ जाएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका +3 चार्ज होता है और ये 3Cl माइनस के चार्ज होंगे जो इसको बैलेंस करेगा। ठीक है, फिलहाल आप इस चीज को समझो, इस पे ध्यान दो ज्यादा। आपको पता है ये तो हमारे पास क्या है, केंद्रीय धातु है, और ये हमारे पास क्या होता है, लिगैंड होता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, देखो ये जो कोबाल्ट होता है ना, ये अमोनिया के, ठीक है, अमोनिया के 6 अणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। किस बंध से जुड़ा हुआ है, उपसहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है। देखो इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका एक अमोनिया, यहाँ पे आ गया आपका दूसरा अमोनिया, यहाँ आ गया आपका तीसरा, इसी प्रकार यहाँ पे चौथा, इसी प्रकार यहाँ 5वां, और यहाँ पर आ गया आपका 6ठा। और आपको पता है अमोनिया के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो केंद्रीय परमाणु को दे सकता है। अब ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट जो है ये अमोनिया के साथ कौन सा बंध बना रहा है, उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। क्लियर बात। अब इस चीज को समझना भाई, यहाँ पे जो इतनी सारी बातें लिखी हुई है क्या चीज है, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो बाकी चीजें में कुछ नहीं है। अगर आपको एक ही चीज समझ आ गई ना, फिर डेफिनेशन में कुछ भी नहीं होता। अब आप पढ़ना देखना, आपको कुछ भी नहीं लगेगा डेफिनेशन में क्या है। देखो उपसहसंयोजक यौगिक किससे कहते हैं, वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, अन्य उदासीन अणु या आयनों, अन्य उदासीन अणु या आयनों जिसे अपने लिगैंड बोलते हैं, बताया था मैंने आपको, इसे अपने लिगैंड बोलते हैं, लिगैंड के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होता है। अब ये कौन सा बंध बना रहे हैं, आपको अभी बताया मैंने, इसे हम उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं। ठीक है, उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। समझ आ गई बात, नॉर्मल सी बात है बिल्कुल। ये उदासीन अणु या आयन केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग कर उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। ये उदासीन अणु या आयन, यानी ये वाला जो आपका उदासीन अणु है या फिर आपका ये ऋणायन भी हो सकता है, अणु या आयन क्या करता है, केंद्रीय धातु को यानी ये जो केंद्रीय परमाणु है इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग कर, अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये त्याग रहा है इसको, इसने भी अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको त्याग दिया। प्रत्येक NH3 क्या कर रहा है, अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग रहा है, किसको, केंद्रीय धातु को, केंद्रीय परमाणु को त्याग कर उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। समझ आ गई लैंग्वेज। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, चैप्टर इंपॉर्टेंट है बट है सारी चीजें बहुत ईजी। दोबारा सुन लें। देखो उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए उपसहसंयोजक बंध क्या होता है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। ये बोल रहा है वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, ये रहा, अन्य उदासीन अणु या आयनों, अन्य उदासीन अणु या आयनों जिसे हम लिगैंड कहते हैं, के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। के साथ ये क्या बना रहा है, उपसहसंयोजक बंध बना रहा है या इसके द्वारा बंधित होता है, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड बन रहा है पूरा, इसे हम क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ये उदासीन अणु या आयन केंद्रीय परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग कर उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। ये आपके जितने भी अणु है, ये जो आयन है, ये क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करके ये बंध बना रहे हैं। बस यही बात थी। अब बात आती है कि उपसहसंयोजक यौगिकों का वर्णन सिद्धांत। अब देखो बात आती है
आपको दो प्रकार के यहाँ पे तत्व मिल रहे हैं, एक तो बन रहा है केंद्रीय परमाणु, एक बन रहा है आपके लिगैंड। तो संयोजकता भी यहाँ पे आपकी दो प्रकार की बनेगी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर वर्णन ने क्या सिद्धांत दिया। पहला आता है प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता की अगर अपने बात करें तो धातु आयन धनावेशित होता है। अब देखो धातु आयन है, ये जो केंद्र में जो बैठा है ना वो कौन है, धातु है। आपको पता है धातु का गुण क्या होता है, धनायन बनाने का, इलेक्ट्रॉन को त्यागने का, ठीक है। तो धातु आयन है तो ये क्या होगा आपका धनात्मक होगा, पहली बात। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, वह प्राथमिक संयोजकता में ऋणायन से जुड़ता है। अब बात ये आ रही है कि जो आपका केंद्रीय परमाणु है, ये जो धातु आयन है, ये किसके साथ जुड़ता है, ये जुड़ता है आपके ऋणायन के साथ जुड़ता है, ठीक है। पर मतलब किस अकॉर्डिंग जुड़ता है, जितनी इसकी संयोजकता होगी उस अकॉर्डिंग ही जुड़ेगा ये। मान लो CO जो है यहाँ पर अगर इसकी संयोजकता 3 है तो इसकी संयोजकता 3 है तो ये 3 नेगेटिव आयन के साथ जुड़ेगा। अगर इसकी संयोजकता 4 है तो ये 4 नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। कहने का मतलब है कि जो आपका धातु परमाणु है उसकी प्राथमिक संयोजकता जितनी होगी वो उतने ही ऋण आयनों के साथ जुड़ेगा। यहाँ पे मैं ना आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, आई थिंक आपको ज्यादा समझ आएगा। देखो मैंने लिख दिया FeCl2, एक मैं लिख दिया FeCl3, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझना। अब यहाँ पर जो Fe है वो क्या है, धातु, एज ए धातु का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी Fe क्या है, आपका धातु है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप Fe निकालोगे इसकी तो संयोजकता कितनी होगी, +2, लेकिन यहाँ पे जो Fe निकालोगे इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, +3। अब यहाँ पे इसकी +2 संयोजकता है तभी तो 2 Cl जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि एक Cl पे माइनस होगा तो 2 Cl पे कितने हो जाएंगे, -2, प्लस माइनस, तभी तो ये आपका यौगिक बनेगा। ऐसे यहाँ पर Fe के ऊपर +3 चार्ज है तभी तो Cl के 3 माइनस के जुड़े हैं ना। यानी कहने का मतलब ये है कि धातु आयन धनावेशित होता है। पहली बात तो ये, वह प्राथमिक संयोजकता में ऋणायन से जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है, प्राथमिक संयोजकता में ऋणायन से जुड़ता है, क्योंकि ये धनायन है तभी तो ये ऋणायन के साथ जुड़ेगा, तभी तो ये आपस में यौगिक बनाएंगे ना, प्लस माइनस से तो जुड़ते हैं आपस में। यह सामान्य रूप से आयनित होते हैं। यह केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था है। यानी जो हम प्राथमिक संयोजकता की बात इतनी देर से कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, केंद्रीय धातु परमाणु की। यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु पर जो संयोजकता आती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता। सीधी सी बात ये है, केंद्रीय धातु परमाणु पर जो संयोजकता का मान आता है हम निकालेंगे भाई, कैसे हम इसका मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे निकालना तो आसान है लेकिन संकुलों में निकालने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है। तो उसके लिए कई नियम भी पता होना जरूरी है, तो वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझो कि केंद्रीय धातु आयन पर जो संयोजकता होती है ना उसे हम बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता। अब बात आती है कि द्वितीयक संयोजकता क्या किसे कहते हैं। देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो केंद्रीय धातु है, एक लिगैंड है। अब केंद्रीय धातु पर जो संयोजकता हो रही है उसे हमने बोला प्राथमिक संयोजकता। तो लिगैंड के कारण जो संयोजकता होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे द्वितीयक संयोजकता, क्योंकि संयोजकता इसके भी है, संयोजकता इसकी भी है। अब यहाँ पे जो आपका द्वितीयक परमाणु है, यानी जो द्वितीयक संयोजकता की हम बात कर रहे हैं, जो लिगैंड है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने उपसहसंयोजक बॉन्ड बना रहा है, वो उसकी द्वितीयक संयोजकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अमोनिया है ना वो 6 उपसहसंयोजक बंध द्वारा केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरे पास अमोनिया के अणु हैं वो 6 उपसहसंयोजक बंध बना रहे हैं। यानी यहाँ इस कंपाउंड की जो द्वितीयक संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर 4 जुड़े होते तो 4 होती, बस। अब देखो इसने क्या बोला है, द्वितीयक संयोजकता किसे कहते हैं। यह संयोजकता प्राय उदासीन अणुओं द्वारा या ऋणायन आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। यहाँ पे ये उदासीन अणु है, ऋणायन भी हो सकते हैं। इसका मान किसी भी धातु के लिए निश्चित होता है। अब चाहे मैं यहाँ पे कोबाल्ट लिख दूं, मैं यहाँ पे Fe लिख दूं, यहाँ मैं क्रोमियम लिख दूं, मैं कुछ भी लिख दूं, अगर 6 लिगैंड जुड़े हुए हैं तो उन सभी की संयोजकता 6 ही होगी, नहीं बदलेगी। समझ आ गई बात। तो आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई आज पूरे अच्छे से समझने की मतलब समझाने की मैंने कोशिश की है और आपको समझ आ भी गई होगी। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और आई थिंक आज वाली जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको समझ आता है तो लाइक शेयर जरूर करना, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो मैं व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकती क्योंकि मेरा कोई ऐसा ग्रुप नहीं बना हुआ,
तो नॉर्मल सी बात है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, जिन बच्चों को अपने डाउट्स पूछने हैं। तो आप लोग जिन्होंने ड्रीम क्लास, जिनको मेरा पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए प्लस नोट्स चाहिए, वो ड्रीम क्लास के लर्निंग ऐप से क्या कर सकते हैं, उसे परचेज कर सकते हैं, जहां मेरा पूरा पैड कोर्स आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाइए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।